नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो बीएससी एग्रीकल्चर जो 6 सेमेस्टर का जो रबी क्रॉप का जो एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो कि 4 सेमेस्टर से काफ़ी मिलता जुलता है, सेकंड सेमेस्टर से भी काफ़ी मिलता जुलता है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं। 50वां क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करा दिया था। 51 नंबर से शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है एग्री ज्ञानपीठ की, यहाँ पे रिसर्च बहुत की जाती है, सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है, पुराने पेज पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी चाहती है वही दिया जाता है, जो कानपुर यूनिवर्सिटी चाहती है, जो एग्ज़ाम पूछती है वही दिया जाता है। फालतू का यहाँ पर कुकू नहीं कराया जाता है। तो भैया जो कॉपी पेस्ट वाले थोड़ा दूर रहें, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च होती है। एग्री ज्ञानपीठ काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें बच्चों को देता है, जिससे कि वो कम वीडियो देखे और बहुत ज़्यादा आउटपुट मिले। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो भैया शुरू कर दो, कान में लीड लगा दो, ईयरफोन लगा लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 51 ने कृषि जैव विविधता में पौधों की जंगली किस्मों का क्या महत्व है? बताओ भाई। जंगली किस्मों का महत्व यही है कि उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के विकास में मदद करना। भाई मैंने बोला था कि गुणवत्ता जहाँ पे आ जाए, उपज जहाँ पे आ जाए, वैरायटी गुणवत्ता आ जाए, ये सब क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं, उनको आँख मीच के मार देना। क्वेश्चन नंबर अगली है, जंगली रिश्तेदार शब्द का क्या अर्थ है? पहले वीडियो में काफ़ी बार हमने जंगली रिश्तेदार पढ़ा था ना, तो क्या अर्थ है? जंगली रिश्तेदार होते क्या हैं? अरे भाई, वे पौधे जिनकी उत्पत्ति किसी प्राचीन किस्म से हुई है। समझ रहे हो? प्राचीन किस्म से हुई है। प्राचीन किस्म मतलब वैरायटी। अगला क्वेश्चन 53, गेहूं के लिए केंद्रों की उत्पत्ति का स्थान क्या है? तो मिडिल एशिया, ये तो बता चुके थे। मटर की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? तो पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर। पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर देख लीजिएगा, दो में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। आपको लगेगा पश्चिम एशिया था कि भूमध्य सागर था, तो कंफ्यूज करेगा, तो दोनों है भैया, लगा दियो ऑप्शन। हो सकता है पूछ ले ए और बी दोनों में दे दे, और पूछ ले ए बी दोनों, तब आपको कंफ्यूज ही आ जाओगे वहाँ पे। सूरजमुखी के जंगली रिश्तेदार का वैज्ञानिक नाम क्या है? लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। सूरजमुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 सेमेस्टर के लिए, रबी क्रॉप के लिए भाई। क्या है? तो हेलियंथस ट्यूबरेसस। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली की किस्मों की उत्पत्ति का स्थान है भाई दक्षिण अमेरिका, हो चुका था कल। पौधों में किसकी सहायता से विकास के लिए उर्वरक और जल का संतुलन बनाए रखा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है? अब इसमें ऐसा ना करना कि भैया कौन सा है, जोटोबैक्टर है कि नाइट्रोसोमोनास है कि राइजोबियम है। पढ़े होंगे ना बचपन से, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, जोटोबैक्टर, ये सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मृदा से, भाई देखो नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि खरोच के लाओगे नाइट्रोजन सीधे पौधों को दोगे, लो भैया पौधों जिसको चाटो, ऐसा नहीं। नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होते हैं स्थिरीकरण, कौन कौन से? राइजोबियम हो गए, नाइट्रोसोमोनास हो गए, एजोटोबैक्टर हो गए, ये नाइट्रोजन को वायुमंडल में खींच के लाते हैं, जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं, वहाँ से सीधे नाइट्रोजन पौधों को पहुँचती है। तो भैया नाइट्रोजन ऐसे ही मिलती है, ठीक है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि रेपसीड और सरसों के प्रजनन में कौन सी विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? देखो भाई थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, अब मैं कुक्कू नहीं कराऊंगा। कुक्कू का मतलब क्या होता है, एक भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो लोग व्यूज बढ़ाने के लिए ये वो करते, भाई मेरे पास वो समय भी नहीं है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कितना बढ़िया कंटेंट, बहुत ज़्यादा नंबर पा सके एक ही वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा। हर वीडियो का मतलब ये है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन हर वीडियो में पक्का सही होंगे। कोई भी वीडियो आप उठा के एग्जाम के बाद में देख लेना, मैं आपसे कहता हूँ ओपन प्लेटफार्म पे, कोई दिक्कत नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, जिंदा ज़बरदस्त। 59 नंबर क्वेश्चन है भैया, रेपसीड और सरसों के प्रजनन में कौन सी विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन, रबी फसलों के लिए हाइब्रिड बीज उत्पादन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? सभी होते हैं भाई। उच्च तापमान सहनशीलता, रोगों और कीटों से प्रतिरोध, बेहतर उपज और गुणवत्ता। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सूर्य कृष्ण के उत्पादक गुणों में वृद्धि के लिए कौन सी प्रमुख प्रजनन विधि उपयोगी है? तो उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, और थोड़ा रफ्तार पकड़िएगा बुलेट ट्रेन की तरह। किस प्रजनन विधि में वांछनीय गुणों का मिश्रण किया जाता है? तो हाइब्रिड प्रजनन में जो वांछनीय गुण होते हैं, अच्छे कैरेक्टर नहीं होते हैं, उनका आप क्या कर देते हो? मिश्रण कर देते हैं। फसल के हाइब्रिड में कौन सी विशेषताएं सबसे ज़्यादा होती हैं? तो सबसे ज़्यादा विशेषताएं होती हैं बढ़ी हुई उत्पादकता, रोगों से अधिक प्रतिरोध। भाई इनका यही तो उद्देश्य होता है। 3 चीज़ें ध्यान में रखो हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। क्या क्या? कि भैया हमको उपज ज़्यादा मिलती है, यानी उत्पादन ज़्यादा होगी, तभी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे संकर किस्म। रोगों से रक्षा करेगी, रोग झेल लेगी। और क्लाइमेट परिस्थितियाँ जो होती हैं, यानी जलवायु, हर एक जलवायु को लगभग अडॉप्ट करने की क्षमता आ जाती है मित्रों। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, हाइब्रिड बैगन नहीं है, बैगन किससे संबंध है? बताओ संबंध किससे है हाइब्रिड बैगन का? तो ये पारंपरिक प्रजनन एक विधि है हाइब्रिड बैगन। तो ये बैगन ध्यान रखना, ये पारंपरिक प्रजनन की विधि है मित्रों। अगला क्वेश्चन 65, जीएमओ की उत्पत्ति और उपयोग किस हेतु किया जाता है? बताओ। तो उपयुक्त सभी उत्पादन बढ़ाना, पोषण की गुणवत्ता में सुधार, पेस्ट और रोग प्रतिरोध को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन
विकासशील देशों में किस प्रकार के हाइब्रिड बीज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? तो उच्च उत्पादकता वाले जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पर जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनकी जो उत्पादन होता है भैया बहुत होता है, बोरों में भर भर के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यही तो मेन विशेषता होती है। पर हमको भी, मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए भाई। हरित क्रांति 2.0 की आवश्यकता है अब। 67 नंबर क्वेश्चन, उच्च तापमान सहनशीलता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की प्रजनन विधि उपयोगी होती है? तो कौन सी? सभी विधि, सिंथेटिक चयन, कृत्रिम चयन रखो भाई। डबल लिख गया है, पीडीएफ वाला बड़ा नौटंकी कर रहा है। जीनोम एडिटिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मित्रों, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता दूंगा। अभी नहीं, अभी समय एग्जाम का है। अगर मैं एक भी चीज़ को डिस्कस करूंगा 10 मिनट निकल जाएगा। तो 50 क्वेश्चन कितने मिनट में हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में कर दियो कमेंट। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, पोटैटो के लिए महत्वपूर्ण जंगली रिश्तेदार कौन सा है? तो सोलेनम डाइमेसन। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उर्वरक का उच्चतम उपयोग किस प्रकार के बीजों के लिए होता है? तो हाइब्रिड बीजों में होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन नंबर सी। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, भिन्न जलवायु क्षेत्रों में किस प्रकार की किस्मों की आवश्यकता होती है? तो जलवायु प्रतिरोधक किस्म की आवश्यकता होती है। किस लिख गया? अरे सॉरी, किस्म वैरायटी। ठीक है, ये तो समझ जाओगे। जिस क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं तुम्हारे लोगों के लिए। अगला सॉरी। 71 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? तो बी, मध्य एशिया। पढ़ाई को बोरिंग मत बनाओ मित्रों, तो जितना मजा लेके पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि मेरा हर छात्र सरकारी नौकरी पाए, हर छात्र अच्छा करे। सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा करेगा तो इंट्रेंस एग्जाम यूं ही निकाल लेगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है वो उसको आगे इंट्रेंस में भी काम दे। मूंगफली की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? दक्षिण अमेरिका हो गया था। सूरजमुखी का प्रमुख जंगली रिश्तेदार हो चुका था। मटर की उत्पत्ति का केंद्र हो चुका था। रेपसीड और सरसों का जंगली रिश्तेदार हो चुका। नहीं, ये थोड़ा देख लो, इसका कौन सा है? तो इसका है भाई साहब ब्रेसिका रापा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, और जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर की उत्पत्ति का केंद्र दक्षिण अमेरिका है, हो चुका था। चीनी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र दक्षिण अमेरिका। किस पौधे में सबसे अधिक प्राकृतिक उत्पत्ति केंद्र होते हैं? लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किस पौधे में सबसे अधिक जो नेचुरल जो ओरिजिन केंद्र होते हैं वो कौन से? भाई गेहूं है, सबसे ज़्यादा होते हैं इसके प्राकृतिक उत्पत्ति केंद्र। हाइब्रिडों के उत्पादन में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड में कौन सा होगा भाई? क्रॉस कराते हैं ना हाइब्रिडों में, तो क्रॉस हाइब्रिड बीज हो गए। अगला क्वेश्चन, किस पौधे की किस्में ऐसी होती हैं जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगती हैं? बताओ कौन सा? गेहूं। अगला, किस हाइब्रिड बैगन मतलब किसे हाइब्रिड बैगन कहा जाता है? तो फसल प्रजनन में विकसित किस्मों को हाइब्रिड बैगन कहा जाता है। हाइब्रिड बैगन। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक से फसलों की उत्पत्ति में सुधार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जैविक तकनीक, पारंपरिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बीजों का उत्पादन हाइब्रिड किस्मों में किया जाता है? तो बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, विकासशील और उन्नत किस्मों के बीजों में। बहुत बढ़िया। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, आइडियोटाइप शब्द का क्या अर्थ है? तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा भाई, पौधों के गुण जो कृषि उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु में बदलाव के कारण किस प्रकार की किस्मों की आवश्यकता होती है? तो ए नंबर जलवायु सहनशील किस्मों की। रेपसीड और सरसों में कौन सी प्रमुख प्रजनन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अगला है, रबी फसलों के लिए बीज उत्पादन में कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो हाइब्रिड बीज प्रजनन। अगला है, पौधों की किस्मों की गुणवत्ता सुधार के लिए सबसे प्रभावी तकनीक कौन सी है? सबसे इफेक्टिव तकनीक है भैया जीन संपादन, जीन एडिटिंग छोड़ना नहीं भाई, करके काट के आना है क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन है, विकसित जलवायु सहनशील किस्में का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो उद्देश्य छिपे नहीं है आपसे, आप बड़े हो चुके हो सभी। अगला क्वेश्चन 90 तक आ गए हैं भाई, बहुत ही कम समय में, बहुत ही प्रोडक्टिविटी, बहुत ही बड़े आउटपुट के साथ। किस प्रकार के बीज को सबसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो मित्रों डी नंबर लगा लेना, और इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से कोई भी ऑप्शन दे देता है, और ये बहुत ज़्यादा ढूंढ के निकाले गए हैं। रेपसीड और सरसों, सूरजमुखी, गेहूं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अब देखो, सिलेबस आपका शुरू होता है। सिलेबस तो काफ़ी देर से शुरू हो गया है, लेकिन अब आपका जो सिलेबस, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आने की उम्मीद पूरी रहती है। केस क्रॉप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस क्रॉप शुगर केन को देख लो। गन्ने की उत्पत्ति केंद्र तो बता ही दिया था, दक्षिण अमेरिका। रिपीट हो जाते हैं उन क्वेश्चन को, तो भूलना ही नहीं है। उनको भूलोगे तो एग्जाम में भी भूलोगे मेरे भाई।
ठीक है। कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन 90 के बाद सीधे 131 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीच के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ठीक है, हमको एक हायरार्की में चलना है, हायरार्की में। बाकी आप रिसर्च मत करें, वो मैं करता हूँ। 131 क्वेश्चन नंबर, गन्ने का उत्पत्ति केंद्र दक्षिण अमेरिका के बाद 32 आता है। गन्ने की किस किस्म का उत्पादन विशेष रूप से उत्तर भारत में किया जाता है? तो भाई ये वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CO0238, CO0238, 0238, CO0238। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन, गन्ने की प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बताओ। उत्तर प्रदेश है, वो तो पता ही है भाई, गन्ना उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला, गन्ने में उच्च शर्करा सामग्री किस अवस्था में होती है? तो फसल की परिपक्व के समय, फसल की परिपक्वता के समय होती है मित्रों। अगला क्वेश्चन, गन्ने के रस को, गन्ने के किस रोग को गन्ने का सफ़ेद मक्खी कहा जाता है? सफ़ेद मक्खी कहा जाता है, सफ़ेद मच्छर को, सफ़ेद मच्छर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला, गन्ने में बढ़ती उत्पादकता क्षमता के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सभी तकनीक। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की किस किस्म में उच्च गुणवत्ता वाली चीनी प्राप्त होती है? तो ये है CO 86,032, 86,032, 86,032। बहुत इंपॉर्टेंट, हाई गुणवत्ता वाली चीनी प्राप्त होती है। भाई हर एक वैरायटी ऐसी याद करो, जो वैरायटी में दम है, जिस वैरायटी में खासियत है, वही वैरायटी एग्जाम में पूछते हैं, वरना लाखों वैरायटी हैं। जाओ भैया पढ़ो, पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे तो भी फंसोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है, स्मार्ट। अगर आप एग्री ज्ञानपीठ पर आ गए हैं तो पढ़ने की चिंता छोड़ दें मित्रों। अगला क्वेश्चन, गन्ने में कौन सा कीट सबसे अधिक हानिकारक होता है? रूट डीलर। ठीक है, तो ये भाई डीलर साहब है। अगला क्वेश्चन, 140 नंबर, गन्ने की किस किस्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? तो CO 0238। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गन्ने की फसल में सिंचाई का सर्वोत्तम समय कब होता है? तो बुआई के बाद पहले 3 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, गन्ने की किस फसल में जैविक उर्वरकों का प्रयोग अधिक प्रभावी है? तो तने में। अगला क्वेश्चन, गन्ने में बारीकी से किसका अध्ययन किया जाता है? बारीकी से शर्करा की मात्रा का। गन्ने में चीनी तो होती है, शर्करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने में उच्च शर्करा सामग्री के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली। अगला क्वेश्चन, गन्ने की किस प्रजाति का उपयोग विशेष रूप से शक्कर उद्योग में किया जाता है? तो सेकेरम ओपिसिनेरम। सेकेरम तो सबको याद रहेगा, लेकिन ओपिसिनेरम ध्यान रखना। ठीक है, तो ओपिसिनेरम ध्यान रखना कि ये शक्कर उद्योग में ऑफिशियल लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन 146, गन्ने की फसल में किस समय पर कटाई की जाती है? तो शर्करा का उच्चतम स्तर, यानी जो चीनी होती है उसका जो हाई लेवल हो जाता है, ऊंचा स्तर हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चीनी। अगला क्वेश्चन, गन्ने में उर्वरक की किस मात्रा का प्रयोग सर्वोत्तम होता है? कौन सा उर्वरक है? गन्ने में उर्वरक की किस मात्रा का प्रयोग सर्वोत्तम होता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा पीडीएफ बनाने वालों ने थोड़ा बहुत ये रंगबाजी छांट दी है, थोड़ी बहुत हवाबाजी कर दी है यहाँ पे, तो ये हवाबाजी ना करो भाई साहब। गन्ने में उर्वरक की किस मात्रा का प्रयोग सर्वोत्तम होता है, इस क्वेश्चन को घुमा दिया है, इस क्वेश्चन को ना रटें भाई साहब, इसको बाद में सुधार दूंगा। ठीक है, अगला है, गन्ने के उत्पादन में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग होता है? तो स्थापित बीजों का, जो स्थापित बीज हैं, उनका प्रयोग होता है। 149 क्वेश्चन के बाद 150 के बाद आपका पीडीएफ खत्म। गन्ने की कटाई के बाद किसका उपयोग किया जाता है? एक सेकंड। गन्ने की कटाई के बाद किसका उपयोग किया जाता है? सी नंबर, दोनों मतलब पत्तियां और तने दोनों का। अगला 150 क्वेश्चन, गन्ने की फसल में मौसम का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है? तो सभी। तो मित्रों 150 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। 25 पेज का पीडीएफ है। पीडीएफ लेने के लिए तुरंत टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें, आपको तुरंत पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है। पूरे क्रम वाइज सारे वीडियो पड़े हुए हैं, हर सेमेस्टर के पड़े हुए हैं, एक क्रम वाइज वीडियो, क्रम वाइज पीडीएफ, कहीं ढूंढना नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी पिन है। तो मित्रों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।